Hello everyone. Our today's topic is one of the hot topic of the current scenario. I'm going to discuss about one of the important scheme that has been introduced by the MCA, that is the company's Fresh Start Scheme 2020. So this scheme is basically for all the defaulter companies who have done the defaulting in filing the various important documents, statement and returns. तो ये स्कीम अपने बोल सकते हैं दिस स्कीम इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज डिफॉल्टर कंपनी। सो मेनली मैं इस स्कीम के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो चलते हैं अपना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड देखते हैं कि इस स्कीम के अंडर में क्या क्या बेनिफिट मिला है। एंड सी फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम गवर्नमेंट ने इसलिए लाया है क्योंकि इन करेंट सिनेरियो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनियों का लॉस हो रहा है। एंड ये एक तरह से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, उन कंपनियों को दिया है जो कि डिफ़ॉल्टर थे फाइल करने में फॉर्म को। एंड उन कंपनियों ने अपने फॉर्म को फाइल इसलिए नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी उनका जो ड्यू डेट था फाइलिंग करने का वो ऑलरेडी बहुत ही डिले हो चुका है। एंड नाउ उन सब कंपनियों को जो है ना एडिशनल फ़ी देना पड़ रहा था। तो इस स्कीम के अंडर में ना गवर्नमेंट ने एक ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड किया है कि आपको कोई भी एडिशनल फ़ी देने का दरकार नहीं है। यू हैव टू पे ओनली नॉर्मल फ़ी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये स्कीम जो है ना उन सारी कंपनियों के लिए एक फ्रेश स्टार्ट की तरह है कि आप जो भी अपने बुरे काम किए हो उसको ख़त्म करो और एक नए फेस के साथ सब कुछ स्टार्ट करो। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। एंड मैं इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में बताऊंगी कि किसके लिए एप्लीकेबल है एंड किसके लिए नहीं है और क्या क्या इनके एक्सेप्शंस हैं। सो लेट्स बिगिन। First of all, you should know that this scheme is not for the whole time. This is not applicable for each and every year. This scheme is effective for the particular period that is given the 1st April 2020 टिल 30 सितंबर 2020। इन पीरियड के अंदर ही आपको इस स्कीम को अवेल करना होगा। इस स्कीम को जो है आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये टाइम पीरियड जो दिया है इस टाइम पीरियड के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कीम को। अदरवाइज़ आफ्टर 30 सितंबर 2020 दिस स्कीम विल बी नॉट वैलिड एंड दिस स्कीम विल नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू एनीबॉडी एल्स। सो इट्स बेटर दैट कि ये टाइम जो पीरियड है इस टाइम पीरियड के अंदर ही इस स्कीम को अवेल किया जाए। तो हम अपने ये देखते हैं फॉर whom दिस स्कीम इज़ एप्लीकेबल। सो सी फ्रेंड्स, दिस स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज। डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज हम लोग उनको बोल रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट किए इन फाइलिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट एंड रिटर्न्स। जिन कंपनियों ने टाइम पे ड्यू डेट के अंदर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट एंड रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है एंड विथ रिलेटेड टू दैट इज़ ROCs। सो उन डिफ़ॉल्टर कंपनियों के लिए स्कीम जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। उनके लिए ही ये अवेलेबल है। वो कंपनियां जो हैं उन लोगों को टाइम पीरियड दिया गया है ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक कि अगर आप डिफ़ॉल्टर हो, आपने फॉर्म फाइल नहीं किया है ड्यू डेट के अंदर, देन यू आर हैविंग दिस ऑप्शन। you can avail this scheme and you can utilize this scheme for filing your belated returns and file it within the time period whatever it is given here। इसमें ये बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप जब इस पीरियड के अंदर फॉर्म फाइल करेंगे तो आपको जो है ना वो नॉर्मल फ़ी ही देना पड़ेगा। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा ड्यू डेट के बाद अगर अपनी जो भी फॉर्म वट एवर वी आर फाइलिंग देन वी हैव टू पे द एडिशनल फ़ी except the normal fee। We have to pay additional fee and it may be 1 lakh 2 lakh depending upon the number of days how much it is delayed। सो इस केस में इस स्कीम का यही फ़ायदा है कि आप जो है ना नॉर्मल फ़ी पे करोगे, आपको एडिशनल फ़ी देने का दरकार नहीं है। यू डोंट हैव टू पे द एडिशनल फ़ी फॉर द मेंशन जो भी इसमें फॉर्म्स के डिटेल्स दिए हैं। इफ़ यू आर फाइलिंग दोज फॉर्म्स देन यू कैन फाइल दैट फॉर्म बाय पेइंग द नॉर्मल फ़ी। और इस स्कीम में जो है ना आपको इम्यूनिटी भी मिलेगा। जितने भी डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज़ हैं अगर वो कंप्लाई करती हैं देन दैट डिफ़ॉल्टिंग कंपनी विल गेट द इम्यूनिटी इन दिस अंडर दिस स्कीम।
ये स्कीम जो है सारे फॉर्म पे एप्लीकेबल है, आरओसी फॉर्म पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट कुछ कुछ फॉर्म के नाम दिए हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि SS7 जो अपने फाइल करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल ऑफ एनी कंपनी। अगर हम अपने कंपनी का ऑथराइज पे कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं, इन दैट केस वी जनरली फाइल SS7 फॉर्म, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फॉर्म। इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर द चार्ज रिलेटेड फॉर्म्स। चार्ज रिलेटेड फॉर्म जैसे CHG यहाँ मेंशन कर दिया है इस स्कीम में कि आप CHG 1, CHG 4 एंड CHG 8 एंड CHG 9 ये अगर फॉर्म डिलेड है आपका फाइल करने में, देन इन दैट केस दिस स्कीम विल बी नॉट एप्लीकेबल। ये सब फॉर्म आपने डिले किया है फाइलिंग करने में तो आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन, हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्शन है, ये सब फॉर्म में अपने ये स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर DIR3 KYC फॉर्म। DIR3 KYC जो डायरेक्टर का होता है वो भी अपनी फ़ाइल कर सकते हैं इस स्कीम में, अगर वो डिले है वो फॉर्म अगर आपने फ़ाइल नहीं किया है या डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग दोज फॉर्म, देन यू कैन ऑल्सो फाइल दैट फॉर्म। ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉर्म MGT 14। MGT 14 के बारे में मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जनरली MGT 14 अगर अपने ड्यू डेट के अंदर फाइल कर देते हैं देन देयर विल नो एनी प्रॉब्लम, बट सपोज दैट आप ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं कर रहे हो MGT 14 एंड आप डिले फाइल कर रहे हो, तो हमारा एक प्रोसेस होता है, वो कॉन्डोनेशन प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस को फिल करके अगर हमें परमिशन मिलता है देन वी हैव टू पे एडिशनल फ़ी और उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो प्रोसेस से आपको रिलैक्सेशन नहीं मिला है अगर MGT 14 का बात हो रहा है, तो you have to follow till now you have to follow the whole process of condonation, but you will be getting relaxation in paying the additional fee। यहाँ पे additional fee में आपको relaxation मिलेगा, उस प्रोसेस में कोई relaxation नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि दिस स्कीम इज़ मेनली एप्लीकेबल फॉर ऑल द डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज एंड और भी इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बोला गया है। लेट्स मूव एंड सी। अच्छा, यहाँ पे एक बात उठता है, केसेस आता है कि इन केस कंपनी हैज़ फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट एनी नोटिस issued by adjudicating authority with respect to delay in statutory filing। कंपनी ने अगर मान लो किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज़ मेनली वी आर कंसिडरिंग ROC। अगर ROC ने नोटिस इशू किया है किसी कंपनी को और कंपनी इशू हुआ वो नोटिस इशू हुआ है ROC के द्वारा एंड कंपनी ने उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल किया है, और ये जो नोटिस इशू हुआ है ना दैट इज़ मेनली टॉकिंग अबाउट दैट इज़ मेनली डीलिंग अबाउट द मैटर दैट इज़ रिलेटेड टू डिले इन स्टैट्यूटरी फाइलिंग। यहाँ पे किसी और चीज़ से रिलेटेड नोटिस इशू नहीं हुआ है, मेनली कंपनी को नोटिस गया है, किस लिए गया है कि आप जो है ना किसी पर्टिकुलर फॉर्म को लेके या किसी चीज़ को लेके गया है कि आपने ये फॉर्म है ये डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किया ड्यू डेट के अंदर, उसके लिए नोटिस गया है ROC के थ्रू कंपनी को, एंड कंपनी ने उस मैटर में जो है अपना अपील फाइल किया है। तो ये एक मैटर होता है। तो इस केस में क्या होगा, क्या इस केस में वो कंपनियां जो ऑलरेडी अपील फाइल कर चुकी हैं क्या वो कंपनी ये स्कीम को यूटिलाइज़ कर सकती है या नहीं। तो यहाँ ROC ने ये बोला है, यहाँ पे MCA ने ये बोला है कि या यू कैन यूज़ दिस स्कीम, बट उसकी स्कीम को यूज़ करने के पहले आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना जो आपने अपील फाइल किया है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, आपको उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विड्रॉ दैट अपील एंड उस विड्रॉल ऑफ अपील का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल CFSS 2020 फॉर्म, जिस फॉर्म के बारे में मैं आगे बात करूँगी, अगर जब हम लोग वो फॉर्म फाइल करने जाएंगे तो हम लोगों को ना वो जो विड्रॉवल का जो प्रूफ है वी हैव टू अटैच दैट प्रूफ इन दैट फॉर्म, तभी हम लोग जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इस स्कीम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बात तो थी उन चीज़ों से रिलेटेड जब कंपनी को नोटिस आया था एंड कंपनी ने
उस नोटिस के अगेंस्ट में अपील किया था। सेकंड मैटर होता है तब क्या, जब कंपनी के पास ऑर्डर आया है और कंपनी ने अपील ही नहीं फाइल की है उससे रिलेटेड, और यहाँ पे तब तक फाइल नहीं की है, जैसे कि मान लो 1 अप्रैल 2020 के बारे में यहाँ इस स्कीम के अंदर में बोला गया है कि 1 अप्रैल 2020 तक आपके पास कोई ऑर्डर आया था। ऑर्डर यहाँ फिर सेम ऑर्डर का बात हो रहा है, दैट इज़ ऑर्डर रिलेटेड टू डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड फॉर्म्स, जो भी है उससे रिलेटेड ही आपके पास ऑर्डर आया कंपनी के पास। और कंपनी के पास ऑर्डर आया है और कंपनी ने उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं की है। कब तक फाइल नहीं की है? 1 अप्रैल 2020 तक कोई अपील फाइल नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से। और उस अपील को फाइल करने का जो लास्ट डेट है ना, वो अगर उस कंपनी का फॉल करता है बिटवीन 1 मार्च 2020 से लेके 31 मई 2020 के अंदर, यहाँ टाइम पीरियड बोला गया है। यहाँ टाइम पीरियड बोला गया है कि उस अपील को फाइल करने के लिए अगर आपको टाइम पीरियड दिया गया है 1 मार्च 2020 से लेके 31 मई 2020 तक, और उस अपील को आपने फाइल नहीं किया है, देन इन दैट केस इस स्कीम के अंडर में एडिशनल पीरियड 120 डेज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको 120 दिन और एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप अपील फाइल कर सकते हो। तो 120 डेज़ जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया है उसको देखा जाए तो उस कंपनियों को है 28 सितंबर 2020 तक टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि अगर आपने अपील फाइल नहीं किया है तो इस स्कीम के अंडर में आपको एक एडिशनल टाइम पीरियड मिल रहा है। यू आर गेटिंग एडिशनल टाइम पीरियड ऑफ 120 डेज़ एंड आप 120 डेज़ के अंदर अपील को फाइल कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने बोल सकते हैं। जितने भी डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ हैं उन लोगों को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अगर आप डिलेड हो तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो फाइल ऑल दोज फॉर्म्स विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फ़ी, एंड कुछ रिलैक्सेशन भी मिल रहे हैं, टाइम पीरियड भी बढ़ाया गया है हर चीज़ों का। सो आई थिंक सो दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज डिफ़ॉल्टर कंपनीज़। ओके, अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है देयर इज़ सर्टेन एक्सेप्शन दैट इज़ प्रोवाइडेड इन रिलेटेड टू दिस स्कीम। ऐसा नहीं है कि ये स्कीम सब तरह के चीज़ों पे, हर तरह के नॉन कंप्लायंसेस दैट इज़ रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ बिलेटेड फाइलिंग इज़ एप्लीकेबल। यहाँ पे सर्टेन एक्सेप्शंस के बारे में बात किया गया है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दीज केस। वो केसेस क्या हैं? जैसे कि फाइनल नोटिस अगेंस्ट स्ट्राइक ऑफ। मान लो अगर आपके कंपनी को फाइनल नोटिस आ गया है अगेंस्ट द स्ट्राइक ऑफ कि आपको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, एंड फाइनल नोटिस जो है इनिशिएट हो गया बाय आरओसी। सो इन दैट केस ये स्कीम जो है ना वो कंपनी अवेल नहीं कर सकता, दैट विल बी नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट कंपनी। या फिर अगर कंपनी ने खुद चल के फॉर्म STK2 फाइल किया, STK2 फॉर्म जनरली वी फाइल फॉर वॉलेंट्री स्ट्राइक ऑफ, दिस फॉर्म इज़ फाइल्ड बाय द कंपनी फॉर वॉलेंट्री स्ट्राइक ऑफ। तो कंपनी खुद ही जाके बोल रहा है ना आरओसी को कि मुझे स्ट्राइक ऑफ कर दो। तो इन दैट केस ऑल्सो अगर कंपनी ने STK2 फॉर्म फाइल कर दिया है, देन इन दैट केस ऑल्सो ये स्कीम जो है उन कंपनियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। थर्ड क्राइटेरिया में बोला गया है कि आपकी कंपनियों के बीच में अमलगमेशन हुआ है, देन इन दैट केस ऑल्सो दिस स्कीम विल बी नॉट एप्लीकेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, मान लो कोई कंपनी है उसने फाइल किया है फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट। उस कंपनी ने खुद ही फॉर्म फाइल कर दिया है कि मेरा स्टेटस जो है डोरमेंट का बना दो, मेरा स्टेटस डोरमेंट दिखाओ, देन इन दैट केस दिस स्कीम विल बी नॉट एप्लीकेबल। बट मान लो कोई कंपनी ने फॉर्म को फाइल नहीं किया डोरमेंट स्टेटस को दिखाने के लिए, बट उसका स्टेटस डोरमेंट ऑटोमेटिक दिखा रहा है, इन दैट केस कंपनी को क्या करना पड़ेगा ना, कंपनी को द कंपनी हैव टू फाइल द फॉर्म फॉर चेंजिंग द स्टेटस फ्रॉम डोरमेंट टू एक्टिव कंपनी। अगर वो कंपनी फॉर्म फाइल करता है डोरमेंट टू एक्टिव चेंज हो जाता है जब एक्टिव में, देन इन दैट केस दैट कंपनी कैन अवेल दिस स्कीम। लेकिन जब कंपनी खुद ही ने फाइल किया है फॉर्म MSC1 for obtaining the status of dormant, then in that case this scheme will not applicable to that company.
अपार्ट फ्रॉम दैट वैनिशिंग कंपनी जितनी हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है स्कीम। और इनके अलावा कुछ फॉर्म्स हैं जिस पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, जो मैं ऑलरेडी आगे के स्लाइड में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग दैट इज़ फॉर्म रिलेटेड टू SS7 जो था इंक्रीज ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड चार्ज रिलेटेड जो भी फॉर्म्स थे ये सब, इन लोगों पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। So overall, in short, we can say that this is one of the good opportunity for all those company who are defaulter, and all those company must utilize this scheme for one of the for moving to the one of the fresh start for their new phase। और हम लोग बोल सकते हैं कि एक मार्केट में अच्छा फेस दिखाने के लिए वो कंपनियां जो है एक नई तरीके से शुरुआत कर सकती है। तो आई थिंक सो कि कंपनी शुड थिंक अबाउट दैट एंड शुड यूटिलाइज दिस स्कीम एज मच एज पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, ये सब अब अगर आप जो यहाँ पे इस फॉर्म में जो टाइम पीरियड बोला है कि आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हो, जो टाइम पीरियड यहाँ पे मेनली बोला गया था 1 अप्रैल से लेके जो सितंबर तक बोला गया था, उस टाइम पीरियड के अंदर आप फॉर्म फाइल कर दो जितने भी आपके डिलेड फॉर्म है विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फ़ी। बट आपको इम्यूनिटी कब मिलेगा इन सारे सब चीज़ों से, ये सब टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद जो है ना, इन जितने भी डिफ़ॉल्टिंग कंपनियां हैं जो भी आपने फॉर्म फाइल किए हैं इन टाइम पीरियड के अंदर, अब आपको ये स्कीम का टाइम पीरियड ख़त्म जब हो जाएगा सितंबर में, तो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपके पास टाइम पीरियड होगा। ये 6 मंथ का टाइम पीरियड जो है ना, इसके अंदर आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, दैट इज़ CFSS फॉर्म 2020। ये CFSS फॉर्म जो है ना आपको कंपलसरी ही फाइल करना पड़ेगा एंड यू डोंट हैव टू पे एनी फ़ी फॉर सच फॉर्म। आपको फ्री में ये फॉर्म फाइल करना है। ये फॉर्म जब आप फाइल करोगे तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी। इस इम्यूनिटी सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द MCA and ROC and based on your declaration whatever you have provided in this form, और through that आप इस स्कीम को फुल्ली यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो इसका बेनिफिट यही था कि आप इस पीरियड के अंदर जो भी सितंबर तक पीरियड दिया था उसके अंदर आप जो भी है फॉर्म फाइल कर लो। फॉर्म फाइल करने के बाद ये जो पीरियड ख़त्म होगा, फिर 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपके पास टाइम पीरियड है। आपको CFSS फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ये कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। जब तक आप ये फॉर्म नहीं फाइल करेंगे तब तक आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू फाइल दिस फॉर्म कंपल्सरी। और उसके बाद जो है उन सब कंपनियों को जो भी डिफ़ॉल्टर थे उन लोगों को इस स्कीम का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। Thank you friends, I hope you like this video, and if you like this video then please like, share and subscribe my channel.